चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो मेरे भाई मेरे बंधु जवाब दें सभी बच्चे। प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का व्यवसाय कर जो है राइट आंसर रहेगा। यानी कि जो व्यवसाय से कर आ रहा है ना, तो उस कर से जो है सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। जैसे कि फैक्ट्री वगैरह हो गए, है ना, अलग अलग व्यवसाय जो होते हैं, इन सभी से सरकार को सबसे अधिक जो कर है प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, वैट का संबंध निम्न में से किससे है? वैल्यू एडिड टैक्स। वैट की फुल फॉर्म पूछ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है ना। वैट की जो फुल फॉर्म होती है मेरे बच्चों वो होती है वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है जी, वैल्यू एडिड टैक्स। वैट की फुल फॉर्म होती है। वैट का संबंध निम्न में से किससे है? बिक्री कर से होगा, धन कर, आयकर, उत्पाद शुल्क। तो जो वैट का प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चों, ये किस पर किया जाता है? उत्पाद शुल्क से, ठीक है जी। वैट का जो संबंध है वो किससे है? उत्पाद शुल्क से हो जाएगा राइट आंसर। वैट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? वो था हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? बच्चों, कौन सा कर है जो भारत सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर या मार्ग कर? तो भारत सरकार के द्वारा कौन सा कर नहीं लिया जाता है? तो वो है मेरे बच्चों शिक्षा कर, ठीक है जी। बी हो जाएगा राइट आंसर। जैसा आपको पता है जो शिक्षा होती है उस पर कोई भी कर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखें, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था भाई, वैट का जो अपनाने वाला पहला राज्य है वो कौन सा है मेरे बंधु लोग? वो है हरियाणा, ठीक है जी। हरियाणा हो जाएगा सभी बच्चों का यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधार एक किस प्रकार का कार्यक्रम है? जो आधार चलाया गया है वह किस प्रकार का कार्यक्रम है? मेरे बच्चों, जैसा आपको पता है पेपर की जो डेट है आपकी या तो 12 जनवरी रहेगी, ठीक है ना, या तो पेपर 12 जनवरी को होगा या पेपर जो है 17 या 18 जनवरी को होगा। तो ये दो डेट हैं जिन पे आपका पेपर हो सकता है। तो पेपर की डेट आ चुकी है। आप जो दो पड़ाव हैं इस भर्ती के उनको पार कर चुके हैं। पहला पड़ाव फिजिकल का है, दूसरा पड़ाव मेडिकल का है। तो दोनों पड़ाव आप पार कर चुके हैं। एक तीसरा पड़ाव है, वो कौन सा है? पेपर को पास करने का। इस पड़ाव को आपको पास करना है जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज है, कॉल है, सर एक्सीलेंट फिजिकल है लेकिन तैयारी कंप्लीट नहीं है। तो तैयारी को करने का एक ही तरीका बता रहा हूँ मेरे बच्चों। हमने आप लोगों के लिए ये मास्टर पीडीएफ बनाई है। जो बच्चा इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इस मास्टर पीडीएफ को ले सकते हो। इस मास्टर पीडीएफ के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। किस किस के? मैथ के, रीजनिंग, मैथ के, जीके के और साइंस के। मैथ, जीके और साइंस। इसमें आपके जीके के अंदर लगभग 2 से 2,500 क्वेश्चन है। साइंस के आपके 1500 कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ में मेरे बच्चों मैथ की आपको कुछ वीडियो मिलेंगी, ठीक है, जिनके अंदर मैथ को समझाया गया है। और उसी के साथ में आपको मैथ का जो है नोट्स मिलेगा जिसमें आप पढ़ सकते हैं, मैथ को कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। क्या कीमत रखी है हमने इसकी? 99 रुपया। अभी समय है, ठीक है। आप लोगों ने हज़ारों रुपया की फीस दी है ना। और आपको पता है क्या क्या आप लोगों ने कर रखा है, वो सब जानते हैं आप लोग कि हम क्या क्या यत्न, क्या क्या जुगाड़ लगाते हैं। हमने इससे बात कर ली, हमने उससे बात कर ली। भाई किसी से कुछ नहीं होना, आना जाना है। अगर मेहनत करी है आपने तो आपका रिजल्ट निकलेगा, नहीं करी है तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है।
तो ये 99 रुपया के नोट्स दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना, पढ़ के जाना। 99 रुपया इतनी बड़ी कीमत नहीं है, ठीक है, कि आप लोग गरीबी में आ जाओगे 99 रुपया देने से, बिल्कुल भी नहीं आओगे भाई, जब हजारों लाखों रुपया आप दे सकते हो। तो इन क्वेश्चनों को पढ़ करके जाना और देखना पेपर में कितने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो 99 रुपया नोट्स की कीमत है। जो भी भाई चाहता है सर हमें चाहिए, तो वह इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इन नोट्स को ले सकता है। आगे देखिए, आधार एक किस प्रकार का कार्यक्रम है। तो मेरे बच्चों, आधार जो है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखें, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर रहेगा सभी बच्चों का 8। पहले 9 थे, एक ग्रह को हटा दिया गया है ना, उसे बौना ग्रह की श्रेणी में ला दिया गया है। तो अभी जो है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं मेरे बच्चों? मंगल को कहते हैं। वल्यों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को कहा जाता है। ये याद होने चाहिए आप लोगों के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? भैया सौरमंडल का भाग नहीं है, कौन सा इसमें से? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। तो मेरे बच्चों राइट आंसर रहेगा निहारिका जो है सौरमंडल का जो है भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं मेरे बच्चों? जापान को कहते हैं उगते हुए सूर्य का देश, और नॉर्वे को कहा जाता है अर्धरात्रि का देश, ठीक है जी। अर्धरात्रि का देश कौन सा हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। जैसा आपको पता है मेरे भाई बंधु लोग, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी सभी तीनों ग्रह की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो सूर्य है ये किसकी श्रेणी में आता है? ये आपका तारे की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बिल्कुल मेरे बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सर नोट्स कैसे लें, वो मेरे बच्चों इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे और कहेंगे कि सर हमें मास्टर पीडीएफ दे दीजिए। मास्टर पीडीएफ की जो कीमत है वो है 99 रुपया। इस मास्टर पीडीएफ में मेरे बच्चों आपको क्या क्या मिलेगा? नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे सभी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बुक दे दीजिए। मेरे बच्चों बुक हम प्रोवाइड नहीं करा सकते यहाँ से, उन्हीं बुक्स का जो हमने नोट्स बना रखा है उन नोट्स को लीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। मैथ के, जीके के, साइंस के नोट्स हैं। इसी के साथ में आपको मैथ की क्लास मिलेंगी, वीडियो क्लास, मैथ की क्लास मिलेंगी मेरे बच्चों। और इसी के साथ में आपको क्या मिलेगा? 20 टेस्ट पेपर, जिनको आपको लगा करके जाना है पेपर में, क्योंकि 20 दिन बचे हुए हैं आज से, है ना। 20 है ना दिन, 18-20 दिन जितने भी बचे हुए हैं, मेहनत कीजिए 18-20 दिन और पेपर को निकाल करके आइए। भाई जिंदगी के हैं ये 3 पड़ाव इस भर्ती के, फिजिकल, मेडिकल, पेपर। फिजिकल मेडिकल आप पार कर चुके हैं, पेपर रह रहा है, इसे और पार कर जाइए। तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है मेरे बच्चों? तो वह राइट आंसर रहेगा आपका वरुण ग्रह जो है सबसे दूर ग्रह है सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है मेरे बच्चों? बताएं। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो राइट आंसर रहेगा 8.3 मिनट का जो समय है, लगभग आपका जो 500 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे, सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है?
भैया अभी मैंने आपको बताया था पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, इसी कारण से कहते हैं शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, क्योंकि ये आकार में जो है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है मेरे बच्चों? बिल्कुल शुक्र ही रहेगा राइट आंसर। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है? शुक्र हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन कौन से हैं? मेरे बच्चों सूर्य और पृथ्वी के निकट बताने हैं कौन कौन से होंगे। तो देखो सूर्य के निकट तो बुध है और पृथ्वी के निकट शुक्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी बंधु लोग का क्या? ए रहेगा राइट आंसर। जो बच्चा मास्टर पीडीएफ लेना चाहता है इस नंबर पर जल्दी संपर्क करें, फिर टाइम निकल जाएगा, फिर कुछ फायदा नहीं है पीडीएफ को पढ़ने का। अभी आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। जो बच्चे ले चुके हैं उन्हें नहीं करना है मैसेज, ठीक है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सर दोबारा से मैसेज कर देते, नहीं, जो ले चुके हैं उन्हें मैसेज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करें जवाब, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है मेरे बच्चों? तो वो है आपका शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक है शुक्र और गर्म भी शुक्र ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है करें, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा क्या है मेरे बच्चों? एक विस्फोटित तारा है, ठीक है जी। सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटित तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए करेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन को। देखो क्या है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या शाम का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहते हैं बच्चों शाम का तारा या पृथ्वी की बहन? शुक्र ग्रह को। अभी मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी थोड़ी देर पहले, ठीक है? अभी क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताइए उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के क्रमशः खोज किसने की थी? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई है मेरे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा सही बच्चों का रॉबर्ट पियरी तथा एमंड सेन ने, ठीक है जी। एमंड सेन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है मेरे बच्चों? तो राइट आंसर रहेगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का तो परिवार है ना? इस परिवार को आपको क्या करना है? आगे बढ़ाना है, परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैसा आपको पता है अभी फरवरी में आपकी जो है भर्ती आ जाएगी, है ना? कौन सी? अंडू, ठीक है मेरे बच्चों, जैसा आपको पता है फरवरी में आपकी जो है भर्ती आ रही है, तो उसकी तैयारी भी आप लोग कर सकते हैं अभी से ही। आर्मी जीडी का ट्रेडमैन का बैच चला हुआ है 2025 भर्ती के लिए, तो जो भी बच्चा चाहता है कि सर हम अभी से तैयारी कर लें और पेपर आपका निकल जाएगा मेरे बच्चों, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी पेपर निकलेगा। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास है वो मेरे बच्चों लगभग 12,800 किलोमीटर है। कितना है? 12,800 किलोमीटर जो है लगभग व्यास है। पृथ्वी अपने अक्ष पर निम्न में से किस ओर घूमती है? मेरे बच्चों जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर मेरे बच्चों पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूरब जो है राइट आंसर रहेगा सभी बंधु लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान बताना है कौन सा है। जो बच्चे चाह रहे हैं सर मास्टर पीडीएफ लेना,
वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें मेरे बच्चों। 99 रुपया के आपके PDF है, इसमें आपको बहुत कुछ मिल रहा है। नोट्स के साथ साथ में मैथ की वीडियो मिल रही हैं, उसी के साथ साथ में आपको मैथ की वीडियो मिलेंगी, इसी के साथ साथ में आपको 20 टेस्ट पेपर भी मिलेंगे। अब आप लोग बताइए 99 रुपया में आपको हम क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं, खुद समझदार हैं। ठीक है ना मेरे बच्चों। तो चलिए देर ना करें, जिसको पढ़ना है मेहनत करना है वो नोट्स को ले लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए अपनी। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान पूछा था, तो वो है मेरे बच्चों आपका 5वां स्थान। 5वां स्थान रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है? पृथ्वी जो है सूर्य के कितने दिनों में परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी की पूछ रहा है मेरे बच्चों, इसको लगते 365.25 दिन। ठीक है जी। और 4 साल में आपको पता है एक दिन बढ़ जाता है और क्या आ जाता है, लीप वर्ष आ जाता है, वो इस 0.25 की वजह से आता है। ठीक है ना, याद रखें सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सभी को पता है भैया पृथ्वी का एक ही उपग्रह कौन सा है, वो है चंद्रमा। ठीक है मेरे बंधु लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन व रात होने का कारण क्या है? दिन व रात होने का कारण क्या है? तो दिन और रात होने का कारण है मेरे बच्चों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना दिन और रात का कारण बनता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कितने घंटे में? मेरे बच्चों पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में घूमती है, एक चक्कर पूरा करती है? तो इसको लगता है मेरे बच्चों 23 घंटे 56 मिनट और 3 सेकंड का समय। 23 घंटे 56 मिनट 3 सेकंड में जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है एक चक्कर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? भैया पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं बराबर होते हैं कहाँ पर? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर? जैसा आपको पता है भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि होती है मेरे बंधु वो समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विनॉक्स का अर्थ वह तिथि है जब क्या होता है? जब दिन और रात जो है मेरे बच्चों समान अवधि के होते हैं, इक्विनॉक्स का अर्थ होता है। ठीक है, जब दिन और रात जो है समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है बंधु लोग? 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या 22 दिसंबर। तो सबसे लंबे दिन की बात कर रहा है उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध की, तो वो होता है मेरे बंधु 22 दिसंबर रहेगा राइट आंसर सभी बच्चों का। ठीक है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करें जवाब। भूकक्ष तल पर अक्ष का झुकाव कितना है? भूकक्ष तल पर अक्ष का झुकाव कितना है मेरे बच्चों? 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री या 66.5 डिग्री। तो भूकक्ष तल पर अक्ष का झुकाव की बात कर रहा है तो ये है मेरे बंधु 66.5 डिग्री का। ठीक है जी, 66 सही 1/2 डिग्री का जो भूकक्ष तल पर झुकाव है अक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जवाब दें। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में अभी हमने देखा था, ठीक है ना, तो 22 दिसंबर था। तो अब बात कर रहा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन की बात कर रहा है, तो वो है मेरे बच्चों 21 मार्च। ठीक है जी, 21 मार्च उत्तरी गोलार्ध का हो जाएगा और 22 दिसंबर जो है दक्षिणी गोलार्ध का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है मेरे बच्चों? सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को हो जाएगा राइट आंसर। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है मेरे बच्चों? वो होती है 6 महीने। ठीक है जी, 6 महीने राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी तथा अंतरिक्ष के मध्य से वायुमंडल को हटाया हुआ माना जाए
तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? भैया अगर पृथ्वी के हम अंतरिक्ष के मध्य से जो वायुमंडल है हमारा इसे हटा दें तो आसमान का रंग कैसा है? हरा, पीला, नीला, काला, कैसा है मेरे बच्चों? काला काला। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा काला सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुएं निम्नलिखित किस कारण से होती हैं? ऋतुएं मेरे बच्चों निम्नलिखित किस कारण से होती हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी के अक्ष से 66.5 डिग्री अनंत, उपयुक्त बी तथा सी दोनों। तो मेरे बच्चों ऋतुओं का जो कारण है वो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण करना। वो किसका कारण है? ऋतुओं का कारण है, ऋतुओं का परिवर्तन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब करें। जो भी मेरा भाई बंधु 12 और 17 जनवरी को 18 जनवरी को पेपर में बैठने वाला है उन सब के लिए हमने मास्टर पीडीएफ बनाई है ना। 2 पड़ाव आप पार कर चुके हैं, कौन कौन से? फिजिकल और मेडिकल। एक पड़ाव बचा हुआ है पेपर क्लियर करने का, इसे और कर जाइए और नौकरी आपकी हाथ में। इसको पार करने के लिए मास्टर पीडीएफ बनाई है जिसकी कीमत रखी है 99 रुपया। कोई आपकी हजारों की फीस नहीं है, लाखों की फीस नहीं है ना? नहीं है ना? हाँ, तो 99 रुपया एक छोटी सी कीमत रखी है। तीनों सब्जेक्ट के नोट्स आपको दे रहे हैं, इनको अगले 10-15 दिन में आप घोट के आराम से पी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे भाई इनको पढ़ें, मेहनत करें, इन नोट्स को लें जिनको ज़रूरत है, जिनको तैयारी नहीं कर पाया जो बच्चा। तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है मेरे बच्चों? तो वो है आपका मंगल ग्रह। ठीक है जी, मंगल ग्रह पर जो है वायुमंडल पाया जाता है। लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? अभी आपने पढ़ा है, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह मेरे बच्चों कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह लो पूछ लिया भैया, बुध हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था, है ना, बृहस्पति बड़ा है, शुक्र पृथ्वी की बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है बंधु लोग? तो कौन सा है वो आपका? साइरस। साइरस जो है आकाश के अंदर सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हेली के धूमकेतु का आवर्तकाल क्या है? तो मेरे बच्चों हेली के धूमकेतु का जो आवर्तकाल है वो कितना है? वो है आपका 76 वर्ष, है ना, 76 वर्ष में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं मेरे बच्चों? शनि ग्रह के जो है सबसे अधिक उपग्रह हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की जो बाहरी परत है इसे कहा जाता है मेरे बच्चों किरीट। किरीट के नाम से इसे जाना जाता है। सी रहेगा राइट और सही आंसर। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूपर्पटी पर कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो है मेरे बच्चों एल्युमिनियम। देखो हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि समय नहीं है ना मेरे बच्चों, समय नहीं है और आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराने हैं। तो आप पढ़ते रहिए, बार बार क्वेश्चन को देखते रहिए, जो आपको नहीं आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, उन क्वेश्चनों को याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की खोजिए दूरी क्या कहलाती है ना। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की खोजिए दूरी क्या कहलाती है? तो इसे कहलाते में बच्चों अक्षांश रेखाएं। ठीक है जी, अक्षांश कहते हैं इनको, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे वृत्त कहा जाता है या वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? भैया पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है?
तो वो है आपकी भूमध्य रेखा, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहा जाता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है मेरे बच्चों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे सभी बच्चे। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? व्यास, ठीक है, व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो मेरे बच्चों यह घटती हुई चली जाती है, तो घटती हुई चली जाती है ध्रुवों की ओर जाने पर व्यास की जो प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो मेरे बच्चों ये कहलाती है आपकी देशांतर रेखा, ठीक है ना, देशांतर रेखा कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा किस रेखा का है? तो मेरे बच्चों 0 डिग्री अक्षांश जो है वो ग्रीनविच रेखा का है, ठीक है ना। जो 0 डिग्री अक्षांश है वो किस रेखा का है? ग्रीनविच रेखा का है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं मेरे बच्चों 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो मेरे बच्चों ये है आपकी 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के, ठीक है, 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच माध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितने घंटे का है? तो ये है मेरे बच्चों 5 घंटे 30 मिनट का। GMT और IST के बीच में जो समय का अंतराल है वो है कि 5.5 घंटे का मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो मेरे बच्चों नैनी, इलाहाबाद का जो नैनी है, ठीक है, उसका जो क्या है प्रमाणिक समय और जो स्थानीय समय है वो लगभग समान है, बराबर है। भवन निर्माण में किस चट्टान का प्रयोग किया जाता है? तो भवन निर्माण में मेरे बच्चों जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनका प्रयोग करते हैं, आग्नेय चट्टानों का प्रयोग किया जाता है भवन निर्माण में। मेरे बंधु लोग, जो बच्चा मास्टर PDF की पूछ रहा है इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए भाई, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। 99 रुपया में आपको मास्टर PDF दी जा रही है। इसमें आपको मैथ के, GK के और साइंस के नोट्स मिलेंगे, ठीक है जी। GK के लगभग आपके 2 से 2,500 क्वेश्चन है और आपके जो साइंस के क्वेश्चन है वो लगभग 1500 क्वेश्चन है। इन्हीं में से आपको मेरे बच्चों आपके 15 और 20 जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग 15 में से 15 क्वेश्चन तो साइंस के, 15 से 15 नहीं कह सकते, 14 हाँ मिल जाएंगे आपको साइंस के। एक क्वेश्चन की गारंटी नहीं ले सकते हैं, है ना। और इसी तरीके से जो GK के क्वेश्चन है उनमें से आपको 20 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे भाई। 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन, है ना, इस तरीके से हो सकता है। पहले तो नहीं पूछता था, अब पूछ सकता है, तो थोड़ा नया पैटर्न चेंज किया है तो कुछ भी हो सकता है। और इसी के साथ में आपको 20 जो टेस्ट पेपर हैं वो दिए जाएंगे पेपर लगाने के लिए, TA के ओरिजिनल पेपर हैं, सभी आपको दिए जाएंगे। प्राचीनतम चट्टानें में निम्न में से कौन सी है? तो मेरे बच्चों प्राचीनतम चट्टानें की बात कर रहा है तो वो है आग्नेय चट्टानें, और इन्हीं का प्रयोग भवन निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट व संगमरमर कैसी चट्टानें हैं? मेरे बंधु लोग 3 पड़ाव आपको पार करने थे। देखो, फिजिकल आप कर चुके, मेडिकल आपका हो चुका है, एक पड़ाव आखिरी बचा हुआ है, वो क्या है? वो है पेपर को निकालना। इस पड़ाव को भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अभी समय है, ऐसा मत सोचिए कि समय निकल चुका है। बेटा पेपर के आखिरी 7 दिन में भी आप इस पेपर को पास कर सकते हैं अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है सिलेक्शन लेने का।
पेपर के आखिरी 7 दिन में भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप चाहते हो सर मास्टर पीडीएफ में हमें 50 पेपर दे दो, है ना, कितने पेपर, 50 पेपर भी है हमारे पास में, जिन्हें सिर्फ आप पेपरों को पढ़ करके भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इन 50 पेपरों की फिर अलग से कीमत रखेंगे 99 रुपया, क्योंकि मेरे बच्चों इन 50 पेपर में सारे के सारे पेपर आपके ओरिजिनल पेपर हैं। उससे बेहतर है आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ें, है ना। ये तो पेपर है, सिर्फ पेपर में कितना रिपीटेशन हो सकता है इसका कुछ गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन नोट्स को सभी पेपर से मिला करके तैयार किया गया है। तो देखिए स्लेट एवं संगमरमर कैसी चट्टानें हैं, तो ये हैं आपकी कायांतरित चट्टानें, ठीक है जी। कायांतरित चट्टानें होती हैं स्लेट और संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा मृत सेल है, तो मृत सेल की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, वो है आपकी आगन्य चट्टान, ठीक है जी। आगन्य जो चट्टानें होती हैं ये आपकी कैसी होती हैं, मृत सेल होती हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करें भूकंप मापा जाता है किसके द्वारा, तो भूकंप मेरे बच्चों किससे मापते हैं हम, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। डी हो जाएगा सभी बंधु लोग का यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, भूकंप मापने की इकाई क्या है, तो मेरे बच्चों भूकंप मापने की इकाई होती है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल से जो है हम भूकंप को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भूकंप अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो भूकंप अध्ययन को कहते हैं हम सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, जवाब दीजिए, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की पूछ रहा है तो मेरे बच्चों, तो विश्व की है एंडीज पर्वतमाला, ठीक है जी। एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी बड़ी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है, भैया माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है, तो मेरे बच्चों ग्रीन हाउस गैस के, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है आपकी, तो वो है आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होती है भाई ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, तो मेरे बच्चों ओजोन परत है जो हमें किससे बचाती है, सूर्य की किरणों से बचाती है। तो ओजोन परत जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन गैस जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम बताना है मेरे बच्चों, पहले सबसे ज्यादा फिर सबसे कम, इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन होती है, तो 1 3 उसके बाद होती है मेरे बच्चों आर्गन 1 3 4, फिर ऑक्सीजन होती है कितनी CO2 होती है 0.03, ठीक है 2 हो जाएगा, फिर आखिरी में आती है नियॉन, लगभग 1% होती है आर्गन, 0.97 के लगभग इतनी होती है आपकी, और लास्ट में क्या होती है आर्गन। तो ये आपका जो सही क्रम हो जाएगा 1 3 4 2 5, 1 3 4 2 5, ये आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है मेरे बच्चों। नाइट्रोजन कितनी होती है 71%, ऑक्सीजन 21% होती है, CO2 होती है आपकी 0.03%, आर्गन होती है आपकी 0.97% के लगभग, और नियॉन होती है 0.00 कुछ परसेंट। सबसे निचला सुधार वायुमंडल का कौन सा है, ठीक है जी, सबसे निचला सुधार वायुमंडल का कौन सा है, तो बच्चों सबसे निचला जो है वो है आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल हो जाएगा सबसे निचला सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ गर्जन जो होती है वायुमंडल की किस परत में होती है, जो बारिश होती है ना, मेघ गरजते हैं ना, है ना, अभी चल रहा है मौसम बारिश वारिश का, तो राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में जो होती है मेघ गर्जन होती है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वायुयान वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, तो वायुयान जो होते हैं ये आपकी समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, ठीक है जी, समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ाए जाते हैं।
गर्जन जो होगी वो क्षोभ मंडल में होगी। सबसे निचली परत जो होगी वो क्षोभ मंडल है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है मेरे बच्चों ये होती है समताप मंडल के अंदर, समताप मंडल में होती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय शहर में स्थित होते हैं? वायुमंडलीय शहर में स्थित होते, स्थल में स्थित होते हैं। तो संचार ग्रह जो है मेरे बच्चों, उपग्रह, वो किस वायुमंडलीय मंडल में स्थित होते हैं मेरे बच्चों? तो ये होते हैं आपके आयन मंडल में। ठीक है जी, आयन मंडल में जो है आपके संचार उपग्रह को प्रतिक्षेपित किया जाता है, रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? भैया ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है आपकी CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस जो होती है ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 50% भाग विद्यमान रहता है? तो भैया किस भाग में रहता है? तो ये है आपका क्षोभ मंडल, जहां पे बारिश हो रही है भैया, तो वही आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? मौसमी परिवर्तन की छत क्षोभ मंडल को कहते हैं मेरे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, मौसमी परिवर्तन की छत, मौसमी परिवर्तन की छत किस मंडल को कहते हैं? क्षोभ मंडल को कहते हैं। मेरे भाई मेरे बंधु जो तैयारी करना चाहता है, अभी भी समय है, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा भाई, पड़ोसी तो पढ़ेंगे नहीं। सिर्फ पड़ोसी तो क्या करेंगे, पड़ोसी आपसे जलन करेंगे, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भले ये लग कैसे गया है भाई, जब आपने 2 पड़ाव पार कर लिए ना इस लड़ाई के, फिजिकल और मेडिकल, एक पड़ाव और है वो है पेपर का, इसे और पार कर जाइए इस मास्टर PDF के सहारे से। इसकी कीमत जो है 99 रुपया है। आप हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, 99 रुपये और खर्च करके देखिए और अपने आप से कहेंगे कि हाँ किसी से पाला पड़ा था, किसी ने कहा था कि भैया पढ़ लो और निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो मेरे बच्चों कौन सी है? बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है, बहिर्मंडल जो है वायुमंडलीय परत है जो पृथ्वी से सबसे दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? तो मेरे बच्चों ये है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है जी, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समताप मंडल इसको कहते हैं, इंग्लिश में नाम दे दिया था, आपको भी मिल सकता है ऐसा। ठीक है ना, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? वायु दाब में अचानक से कमी आ जाती है तो मेरे बच्चों ये किसकी है? ये है आपकी तूफानी मौसम की चेतावनी होती है कि वायुमंडलीय दबाव अचानक से गिर जाता है तो तूफानी मौसम होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वे नियमित हवाएं जो कि गर्जता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती हैं, निम्न में से किस प्रकार की हवाएं हैं? तो मेरे बच्चों ये होती हैं आपकी कौन सी हवाएं? पछुआ हवाएं होती हैं। ठीक है ना, पछुआ हवाओं के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो क्या है मेरे बच्चों? तो टॉर्नेडो होते हैं एक अति निम्न दाब केंद्र, एक अति निम्न दाब केंद्र कहा जाता है टॉर्नेडो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम क्या होती है मेरे बच्चों? भूमध्य के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है। भूमध्य के आसपास का जो अल्प दाब क्षेत्र होता है वह डोलड्रम कहलाता है। क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछ सकता है, डोलड्रम क्या है या भूमध्य के आसपास का जो अल्पदाब के क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? डोलड्रम, ऐसे भी पूछ सकता है। रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? क्योंकि मेरे बच्चों वहां पर निम्न आर्द्रता के कारण जो है वायुमंडल जो बादल नहीं बरसते हैं। तो आंसर हो जाएगा निम्न आर्द्रता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
तो विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वह आपकी कैस्पियन सागर झील, ठीक है जी। कैस्पियन सागर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी झील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम है मेरे बच्चों सुपीरियर झील जो है राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है मेरे बच्चों? तो वो है आपकी बैकाल झील। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। राइट आंसर रहेगा सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? तो मेरे बच्चों कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे खारी झील है। विश्व की सबसे खारी झील कैस्पियन सागर हो जाएगा। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? समुद्र तल से पूछ रहा है मेरे बच्चों, तो वो है आपका मृत सागर, ठीक है जी। मृत सागर जो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया है कैस्पियन सागर, ठीक है जी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो मेरे बच्चों सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील, ठीक है जी। टिटिकाका झील जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर है। वह कौन सा सागर है जो चारों ओर भूबद्ध है? भैया भूमि से घिरा हुआ सागर भी है, तो कौन सा सागर है वो जल्दी से बताएंगे। तो वो कौन सा सागर है? आपका अरल सागर है। अरल सागर जो है राइट आंसर हो जाएगा सभी बंधु लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मेरे बच्चों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील, ठीक है जी। वूलर झील रहेगा राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील है मेरे बच्चों चिल्का झील। किस राज्य में है जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुला स्थित है का क्या नाम है? मेरे बच्चों मास्टर पीडीएफ आप लोगों के तैयार की है हमने, जिसकी कीमत है 99 रुपया। 99 रुपया में आप इन नोट्स को ले सकते हैं। इसके अंदर आपको मैथ, जीके और साइंस के नोट्स मिलेंगे। इनकी आप फोटो कॉपी करा लेना और इसी के साथ में आपको 20 टेस्ट पेपर भी मिलेंगे। और इसी के साथ में आपको मेरे बच्चों मैथ की वीडियो क्लासेस मिलेंगी ऐप पर, मैथ की वीडियो क्लासेस। तो मेरे बच्चों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुला स्थित है क्या नाम है? तो वो है मेरे बच्चों एंजिल जलप्रपात, ठीक है जी। वेनेजुला में स्थित है एंजिल जलप्रपात उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो मेरे बच्चों पनामा नहर के द्वारा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ा जाता है, ठीक है बंधु लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दें। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? विश्व के अंदर महाद्वीपों की संख्या की बात करें तो मेरे बच्चों कुल महाद्वीप हैं आपके 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कमेंट करके जल्दी से बता दो। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्योंकि आपसे यही पूछता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है ना, सबसे छोटा द्वीप, ये सब चीजें पूछता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? ले भैया क्वेश्चन भी आ गया है, अभी आप लोगों से हम पूछ रहे थे। ये तो अच्छा मजाक चल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है मेरे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? करिए जल्दी से सभी बंधु जवाब, क्या किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप कहते हैं मेरे बच्चों किसको? अंटार्कटिका, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप या महाद्वीप के नाम से जानते हैं यूरोप को मेरे बच्चों, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप है एशिया। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहते हैं, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो मेरे बच्चों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं? तो वो है आपका अफ्रीका, राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका को प्यासी भूमि भी कहा जाता है। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं। अब और बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते रहना है ना हमें, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल को निम्न में से किसके लिए जाना जाता है मेरे बच्चों? तो सरदार पटेल को जाना जाता है, जल्दी से बताओ किस लिए? राज्यों के पुनर्गठन के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। देश बंधु के रूप में, गलत हो जाएगा। सरदार पटेल की बात कर रहे हैं ना, देश बंधु तो किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को। सरदार लौह पुरुष के रूप में, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 और 3 जो है राइट आंसर रहेगा, लौह पुरुष और राज्यों के पुनर्गठन के लिए। इंडिया फॉर इंडियन के लेखक कौन है मेरे बच्चों? तो ये है आपके चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियन के जो लेखक हैं वो हैं आपके चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? अभी गई है ना उनकी जयंती, बताओ। 26 दिसंबर को मनाई जाती है ऊधम सिंह की जयंती, तो राइट आंसर रहेगा ऊधम सिंह। जनरल माइकल ओडायर जिन्हें क्या किया था? ऑर्डर दिया था जलियांवाले बाग में गोली चलाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मेरे बच्चों महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन थे? तो मेरे बच्चों जो भी मास्टर पीडीएफ लेना चाहता है इस नंबर पर संपर्क करें। मास्टर पीडीएफ की जो कीमत है वो 99 रुपया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक जो है वो कौन है? इकबाल है, राइट आंसर हो जाएगा सभी बंधु लोग का। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो मेरे बच्चों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक हैं महात्मा गांधी, राइट और सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब, इकबाल नहीं है ये। इंकलाब जिंदाबाद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था मेरे बच्चों? तो ये दिया था भगत सिंह ने। डी रहेगा राइट आंसर सभी बंधु लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जवाब दें। भारत और पाकिस्तान की सीमा किसने तय की है? भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है मेरे बच्चों किसके द्वारा तय की गई है? तो ये है रेड क्लिफ रेखा, ये की गई है सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब आपका होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके नेतृत्व में चला था? भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है जी, ए हो जाएगा सभी बंधु लोग का राइट आंसर। करो या मरो का नारा किसने दिया था मेरे बच्चों? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है मेरे बच्चों? तो आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है राइट और सही आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है बच्चों? भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी मेरे बच्चों? तो ये की थी विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है इसका संबंध किससे है? विनोबा भावे से हो जाएगा राइट आंसर। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। तो मेरे बच्चों लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक की बात कर रहा है, तो जल्दी से जवाब देंगे
तो राइट आंसर रहेगा अरविंद घोष रहेगा राइट और सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सर्वप्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भैया भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे पहले कौन थे? तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है जी, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करे जवाब। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो मेरे बच्चों राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। बी हो जाएगा सभी बच्चों का राइट और सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय पंचांग संवत पर आधारित है। तो ये है मेरे बच्चों शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम भीकाजी कामा। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मैडम भीकाजी कामा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास उपन्यास के लेखक कौन थे? मेरे बच्चों देवदास उपन्यास की बात कर रहा है तो देवदास उपन्यास के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास जो उपन्यास है उसके लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, राइट आंसर। पहली बार जन गण मन 27 दिसंबर 1911 को कहां पर गाया गया था? तो मेरे बच्चों पहली बार राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहां पर यह गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन, भी ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मेरे बच्चों भारत में पहला जो समाचार पत्र शुरू किया गया था ये किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा। ठीक है जी, जेम्स हिक्की हो जाएगा राइट आंसर। पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे बच्चों पोस्ट ऑफिस नामक जो पुस्तक के लेखक हैं वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, आपको हर एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से बड़ी ध्यान से पढ़ करके जाना है और पेपर में पहुंचना है समय से। भारत का संविधान कब लागू हुआ था मेरे बच्चों? तो भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने वर्ष का होता है? मेरे बच्चों मास्टर पीडीएफ जो है 99 रुपया में तैयार की गई है। इसके अंदर आपको पूरा बहुत ही बेहतरीन, जिस बच्चे ने अभी तक तैयारी नहीं की है वो बच्चा ले सकता है, पढ़ के जा सकता है। जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के होंगे और आपके सामने इसके अंदर आपको जो है साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपको 20 टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, 20 टेस्ट पेपर भी आपको लगाने को मिलेंगे यहाँ से। इन सब की जो कीमत है वो 99 रुपया है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का सेवा काल होता है मेरे बच्चों वो होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का जी? 6 वर्ष का हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार की बात कर रहा है मेरे बच्चों तो वो है आपका सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार, जो है एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। ठीक है जी, मत देने का अधिकार राजनीतिक है, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सभी क्या है? राजनीतिक अधिकार है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है सरकारी, ठीक है, राजनीतिक। इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको। उपराष्ट्रपति पदन अध्यक्ष निम्न में से किसका है? उपराष्ट्रपति जो होता है पदेन अध्यक्ष होता है किसका मेरे बच्चों? तो ये होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में कौन है पदेन अध्यक्ष? बताइए जल्दी से राज्यसभा के, फटाफट से कमेंट करके सभी बच्चे। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान द्वारा निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो मेरे बच्चों वो है आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है जी, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है?
ठीक है जी। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है मेरे बच्चों? तो यह सत्तावाद की कम संभावनाएं होती हैं। सत्तावाद की जो है कम संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक राज्य का घटक नहीं है? क्या एक राज्य का घटक नहीं है मेरे बच्चों? तो राज्य का घटक नहीं है क्या? सेना। भूमि, सरकार, जनसंख्या सभी किसके हैं? राज्य के घटक होते हैं, लेकिन सेना जो है राज्य का घटक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा अनुसार रह सकता है? कोई मंत्री अपने पद पर मेरे बच्चों किसकी इच्छा के अनुसार रह सकता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? भैया मंत्री की बात कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के मुख्य अंग कौन से हैं? संसद के मुख्य अंग कौन कौन से मेरे बच्चों? तो संसद के मुख्य अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद के मुख्य अंग होते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है मेरे बच्चों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो होता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो मुख्यमंत्री को दिलाता है राज्यपाल, प्रधानमंत्री को दिलाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में वित्त विधेयक पेश करने की अनुमति किससे ली जाती है? तो मेरे बच्चों लोकसभा में वित्त विधेयक पेश करने की जो अनुमति ली जाती है वो ली जाती है किससे? लोकसभा अध्यक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की अवस्था में कौन कार्यवाहक के रूप में कार्य संपन्न करेगा? तो मेरे बच्चों अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर नहीं है तो तब कार्यवाहक के रूप में जो कार्य करता है वो करता है भारतीय मुख्य न्यायाधीश, जो होगा वो आपका है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के काम करेगा कार्यवाहक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष मेरे बच्चों किसे देगा अपना त्यागपत्र? तो ये देगा उपाध्यक्ष को। जो उपाध्यक्ष होगा उसे अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मेरे बच्चों 6 वर्ष की अवधि के लिए। 6 वर्ष रहेगा सभी बंधु लोग का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा पद या नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा आपका कौन? लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। लोकसभा का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति के नियुक्ति नहीं करता है, अधिकार में नहीं है। बाकी भारत का मुख्य न्यायाधीश, वित्त आयोग का अध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष, इन सभी को राष्ट्रपति नियुक्ति देता है। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो मेरे बच्चों ये होता है 6 महीने का। पहले अविश्वास प्रस्ताव पर और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में जो 6 महीने का अंतर होना चाहिए, 6 महीने बाद ही ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में केवल एक से अधिक सदस्य निम्न में से किस राज्यों को शामिल किया जाता है? निम्न में से किन राज्यों को शामिल किया जाता है? तो बताएंगे। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जो है राइट आंसर है। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, भारत के संविधान के निर्माता कौन है? तो भारत के जो संविधान निर्माता हैं वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है राइट आंसर हो जाएगा, संविधान निर्माता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो मेरे बच्चों विपक्षी दल का जो नेता होता है संसद के अंदर वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ए रहेगा राइट आंसर। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य है मेरे बच्चों कौन सा? उत्तर प्रदेश, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य है और निर्वाचन क्षेत्र में भी सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में से चुनाव होता है। यह सदस्य निम्न से संबंधित होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा, लोक तथा राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा। तो मेरे बच्चों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों से संबंधित होता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था मेरे बच्चों? तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या रखी गई है? भैया उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अपनी सेवा से कब हटते हैं या हटाए जाते हैं, या सेवानिवृत्ति की आयु जो क्या रखी गई है? ये रखी गई है मेरे बच्चों 65 वर्ष। जैसे 65 वर्ष की आयु होती है तो उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहाँ से ली गई है? भैया राष्ट्रपति पर अगर हमें महाभियोग लाना है तो यह कहाँ से ली गई है? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस से। तो ये ली गई है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसका सम्मान करना, है ना। तो मेरे बच्चों कौन सा हो जाएगा? निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य की बात करें तो वह चुनावों में मतदान करना कोई मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो मेरे बच्चों संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है मेरे बच्चों राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह निम्न में से किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहता तो मेरे बच्चों वो उपराष्ट्रपति को देगा, सी रहेगा राइट आंसर। और उपराष्ट्रपति किसे देगा? राष्ट्रपति को। उल्टा होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष को देता उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को देगा लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के लिए उपराष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? लोकसभा के लिए मेरे बच्चों राष्ट्रपति जो है 2 सदस्य कौन से समुदाय के होते हैं? वो होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के। ठीक है जी, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। राष्ट्रपति के पदभार की शपथ कौन दिलाता है? तो मेरे बच्चों राष्ट्रपति के पदभार की जो शपथ दिलाता है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जवाब दें। लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज देना होता है? ठीक है जी, तो ये भेज देना होता है 14 दिन में वापस। 14 दिन में इसको वापस करना होता है, ठीक है जी, लोकसभा के द्वारा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो भैया कौन है वो? निर्वाचन आयोग होगा। निर्वाचन आयोग जो है राइट आंसर हो जाएगा। जैसा आप लोगों को पता है आम आदमी पार्टी को जो है निर्वाचन आयोग ने क्या कर दिया है? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी दे दिया, मान्यता दे दी गई है, क्योंकि वो 2 राज्यों के अंदर है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में और एक पंजाब में। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? भैया राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो वो है मेरे बच्चों 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारियों का संरक्षक कौन होता है मेरे बच्चों? विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक, न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका होती है मेरे बच्चों ये आपके जो मूल अधिकार होते हैं उनका संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जल्दी से जवाब करेंगे। जो मेरा भाई बंधु मास्टर पीडीएफ लेना चाहता है इसकी कीमत है मेरे बच्चों 99 रुपये। इस नंबर पर व्हाट्सअप करेगा, आपको मास्टर पीडीएफ दी जाएगी और आपको मैथ इस मास्टर पीडीएफ के अंदर
मैथ, जीके और साइंस। ठीक है जी। इसी के साथ में आपको 20 टेस्ट पेपर भी दिए जाएंगे। कितने टेस्ट पेपर में बच्चों? 20 टेस्ट पेपर भी दिए जाएंगे। और इसी के साथ में आपको मैथ की क्लासेस भी दी जाएंगी, वीडियो क्लासेस। मैथ की वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी मेरे बच्चों। कितने रुपया में? 99 रुपया में। आप लोग समझ सकते हो कितना सारा कुछ आपको 99 रुपया में देखने को मिल रहा है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप ले सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। समय है मेरे बच्चों, लास्ट के 6-7 दिन में भी आप तैयारी करके इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। लेकिन तैयारी करने का एक तरीका होता है, अगर उस तरीके से आप चलते हैं तो 100% आप पेपर को निकाल सकते हैं। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित घनपूर्ति क्या है? लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित घनपूर्ति क्या है मेरे बच्चों? तो वो है आपकी 1/6। 1/6 है लोकसभा आयोजित करने के लिए। भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? अधिकतम की बात कर रहा है मेरे बच्चों, तो अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है। अगर निम्नतम की बात करें तो वो क्या है? 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो वो है मेरे बच्चों नागालैंड की, है ना। राजभाषा की बात कर रहा है तो वह है नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार मेरे बच्चों अधिनियम पारित हुआ था आपका 2005 में, है ना। 2005 में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, जिसको आप आरटीआई बोलते हैं। 2005 में लागू किया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। निम्न में से किस राष्ट्रपति को निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो मेरे बच्चों कौन से राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो वो थे आपके डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे हमारे पहले राष्ट्रपति, राइट आंसर। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? हमारे बहुत से बच्चों को तो पता भी नहीं होता बच्चों, पहले राष्ट्रपति कौन है, पहले प्रधानमंत्री कौन है ना। इन चीजों को भी जान लो, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है मेरे बच्चों? अभी हमने आपको बताया था 35 वर्ष। और अधिकतम कोई सीमा नहीं होती है, अधिकतम वो कभी तक भी बना जा सकता है ना। आखिरी दिन चल रहे होंगे, राष्ट्रपति बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हो आप लोग तो न्यूनतम सीमा है 25 वर्ष। ठीक है, बनाएंगे सबको प्रधानमंत्री, सबका नंबर आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करें, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है बच्चों? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। प्रधानमंत्री के लिए 25, राष्ट्रपति के लिए 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अभी तो बताया है। विधानसभा की बात कर रहा है, सॉरी, राज्यसभा की बताया था 30 वर्ष, विधानसभा की बात कर रहा है तो मेरे बच्चों विधानसभा के लिए होता है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एक क्या है? संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य इकाई, राज्यों का संघ है मेरे बच्चों भारत। भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। भारतीय संघ में कितनी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे है? भारत संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे है मेरे बच्चों? तो ये है आपका संसद को। ठीक है जी, भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। नेक्स्ट है, 500 से अधिक रजवाड़ा भारत शामिल के लिए कौन उत्तरदायी था? है ना, 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत में शामिल किया गया था, उसके लिए उत्तरदायी कौन था? तो मेरे बच्चों वो थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ने जो है 500 से अधिक रजवाड़ों को जो भारत में शामिल किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश
नहीं है मेरे बच्चों, ये आपसे पूछ रहा है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है निम्नलिखित में से चंडीगढ़ है, दिल्ली भी है, पौंडुचेरी होगा क्या, लक्षद्वीप होगा? देखिए जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। जल्दी से जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो मेरे बच्चे इसका राइट आंसर जो रहेगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, होमवर्क रहेगा आप बच्चों के लिए, ठीक है ना। चलिए पौंडुचेरी कह रहे हैं, देखते हैं किसका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सभी बच्चे, करें क्या जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था मेरे बच्चों? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है, बताएंगे सभी बच्चे। संपत्ति का अधिकार एक क्या है मेरे बच्चों, बताएं। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? एक हमारा कानूनी अधिकार है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कब तक? 30 दिनों में, 6 महीने में, 9 महीने में या 1 वर्ष में? तो मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मेरे बच्चों भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत के अंदर जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो केंद्र शासित थे ना, वो चारों आपके केंद्र शासित ऑप्शन में दे रखे थे, ठीक है, वो क्वेश्चन ही गलत था, तो चारों ऑप्शन जो केंद्र शासित प्रदेश के दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का जो है क्या अर्थ है मेरे बच्चों? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय बाजार का एकीकरण मेरे बच्चों, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी बच्चे जल्दी से, क्या आंसर हो जाएगा? सभी बच्चों का आंसर होना चाहिए। भारत के किस राज्य को कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया किस राज्य को कहते हैं मेरे बच्चों? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं, राइट आंसर भारत का इथोपिया। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है मेरे बच्चों? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? जो भाई मेरा बंधु मास्टर पीडीएफ लेना चाहता है, ठीक है, इस मास्टर पीडीएफ के अंदर आपको मेरे बच्चों 99 रुपया में आपको क्या क्या मिलेगा? मैथ, जीके और साइंस के नोट्स, जिनके आप फोटोकॉपी निकलवा करके कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप फ़ोन से पढ़ने में सक्षम है तो फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा कि फ़ोन से पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है मेरे बच्चों? तो ये आपका कृषि क्षेत्र, जो राष्ट्रीय आय का पूछ रहा है, मतलब मैक्सिमम लोग जो डिपेंड करते हैं वो कृषि पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये बदलाव बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किस से भाग दिया जाता है? तो मेरे बच्चों प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किस से भाग दिया जाता है? तो ये दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। देश की कुल जनसंख्या से जो प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। हवाला क्या है मेरे बच्चों? हवाला का पैसा आता है ना,
तो देखो, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, जो विदेशी मुद्रा का विनिमय का जो अवैध कारोबार होता है उसे कहते हैं हवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विमुद्रीकरण, है ना, विमुद्रीकरण इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार वस्तु की कीमत बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चों, लगातार अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? वाणिज्य बैंक, केंद्रीय बैंक, सहकारी या अग्रणी बैंक? तो मेरे बच्चों, ये कौन सा है आपका? केंद्रीय बैंक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है मेरे बच्चों? तो राइट आंसर रहेगा मुंबई। सभी बच्चों का यहां से राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चों का। रिजर्व बैंक को क्या पूछ रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में रहेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो जवाब सभी बच्चे। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जल्दी से बताएं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है मेरे बच्चों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, राइट आंसर रहेगा सभी बंधु लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट कहां पर स्थित है मेरे बच्चों? मुंबई हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है जी, मुंबई रहेगा सभी बंधु लोग का राइट आंसर। भारत में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? भैया, अगर हम किसी को चेक देते हैं और हमने उस पर डेट डाल दी तो वो कितने महीनों के लिए वैध रहता है? तो वह 3 महीने तक वैध रहेगा। जैसे 3 महीने बीतेंगे वो चेक अपने आप कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे बच्चों, इनको कहते हैं हम प्लास्टिक मनी। ठीक है जी, प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत के अंदर मेरे बच्चों हरित क्रांति का जनक कहते हैं एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करें जवाब। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वी कुरियन जो है, राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। नीली क्रांति का संबंध किससे है मेरे बच्चों? नीली क्रांति का संबंध किससे है? नील की कृषि, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पानी का संरक्षण। तो मेरे बच्चों, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। सी रहेगा सभी बच्चों का यहाँ से सही और राइट आंसर। भारत में अधिकतम कृषि योग्य गिरने वाली फसल कौन सी है? ठीक है, गिनने हैं, गिरने नहीं है, गिनने वाली। भारत में सर्वाधिकतम कृषि योग्य गिनने वाली फसल कौन सी है मेरे बच्चों? वो है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एग मार्क क्या है? एग मार्क क्या है मेरे बंधु लोग? जवाब दे सभी बच्चे ध्यान से। तो एग मार्क क्या है मेरे बच्चों? तो ये है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर, है ना भाई। खाद्य कितने सुरक्षित हैं? ये एग मार्क की मोहर से जिन पर होगी तो वो सुरक्षित है खाने के लिए। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है मेरे बच्चों दूध उत्पादन से। ठीक है जी, दूध का जो उत्पादन बढ़ाना है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? केसीसी होती है ना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। पहले से भैया कम ब्याज दर पर जो है किसान को ऋण मिल जाता है फसल के लिए, तो ये शुरू की गई है 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? हरित क्रांति का संबंध मेरे बच्चों किस फसल से है?
तो इसका राइट आंसर रहेगा गेहूं और चावल दोनों से था, अधिक गेहूं रह जाएगा राइट आंसर, अगर गेहूं और चावल दोनों ऑप्शन में दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फसल उत्पादन में सबसे बड़ा अंश किस राज्य का है? करिए मेरे बच्चों, आंसर क्या होगा? फसल उत्पादन में सबसे बड़ा अंश किस राज्य का है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश रहेगा सभी का राइट आंसर। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे है? इनका इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी, इन सभी से जो है राइट आंसर रहेगा। हरित क्रांति से, श्वेत नीली क्रांति सभी से है। भारत में गेहूं उत्पादन का सबसे बड़ा अंश किस राज्य से होता है? तो मेरे बच्चों गेहूं उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश से आता है सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जवाब देंगे, स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्णिम क्रांति के संबंध की बात कर रहा है मेरे बच्चों, तो स्वर्णिम क्रांति का जो संबंध है वो उद्यान कृषि से है, बागों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? दूध उत्पादक की बात कर रहा है विश्व के अंदर, तो वो है मेरे बंधु भारत। राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का बागान किसे कहता है? किस राज्य को कहा जाता है मसालों का बागान? मेरे बच्चों जल्दी से जवाब करेंगे सभी बंधु। तो मसालों का बागान कहते हैं केरल को मेरे बंधु लोग। राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का।